फर्स्ट लॉ में हमने पहले से पढ़ लिया है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ये जो फर्स्ट लॉ था हमारा बॉडी की स्टेट को डिफाइन करता है, वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अभी सेकेंड लॉ हमारा ये जो स्टेट की चेंज होने का कॉज है यानी कि फोर्स, इसको डिटरमाइन करेगा। सेकेंड लॉ को डिफाइन करने से पहले आपको पता है मोमेंटम किसे कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है, P is equals to mv where m is the mass and v is the velocity। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और दिस ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F। इस F फोर्स ने डेल्टा t टाइम तक अगर इस पे काम किया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़ करके फाइनल वेलोसिटी हो गई v। अगर v फाइनल वेलोसिटी है डेल्टा t टाइम तक काम करने पर, तो जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, दैट इज डेल्टा p ओवर डेल्टा t is directly proportional to the force F। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा p है, डेल्टा p ओवर डेल्टा t यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चलिए देखते हैं ये क्या है। आप जानते हैं मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो डेल्टा p यानी कि चेंज इन मोमेंटम दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां मैं लिखता हूं pf माइनस pi ओवर डेल्टा t। अब pf है फाइनल मोमेंटम, pi है इनिशियल मोमेंटम। pf that is the final momentum is the product of mass and final velocity, initial momentum is the product of mass and initial velocity over the time interval delta। देखिए इसमें से हम m कॉमन लेंगे तो मिलेगा v माइनस यू ओवर डेल्टा t। ये जो v माइनस यू ओवर डेल्टा t है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Or we have already learnt in the kinematics that the rate of change of velocity is called acceleration। So this can be written as m into a where a is the acceleration। Again न्यूटन सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट में अभी ये वैल्यू डेल्टा p ओवर डेल्टा t की सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ma is equals to k times f where k is the constant of proportionality। Now the unit of force, mass and acceleration are so chosen that the constant of proportionality k की वैल्यू आ जाती है 1 SI सिस्टम में। तो अब SI सिस्टम में हम कह सकते हैं F is equals to ma। This is the mathematical inference of second law। F is equals to ma, that is force is equals to mass times acceleration। अभी देखिए अगर मल्टीपल फोर्सेस लगी हों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां पर हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, तो वहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। तो इसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड करेंगे, और नेट फोर्स F net is the vector sum of all the forces acting on the object। जब हम नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं a वेक्टर इज इक्वल्स टू F net ओवर m, और F net इज इक्वल्स टू ma। तो यहां पर हम एक वेक्टर फॉर्म डिराइव करते हैं सेकेंड लॉ का, यानी सेकेंड लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड दैट इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, then the vector sum of all the forces is equal to mass times acceleration of the object। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं।
इस पे बेस्ड suppose mass of the object is 5 kg and this 5 kg object is kept on a smooth surface acting by two forces. F1 is equals to 10 Newton, F2 is equals to 5 Newton. Find the acceleration of the object. तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर both the forces are oppositely directed और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर oppositely directed होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर. तो यानी यहाँ r वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा f1 वेक्टर माइनस f2 वेक्टर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द r दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन. यानी कि यही हमारा हो गया F नेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. अब यहां से हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स ओवर मास दैट इज 5 over 5 equals to 1 meter per second square. This is how we determine the acceleration of a body acted upon by more than one force. Suppose यहाँ पर ये एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इसका ही टिपिकल केस ले लेते हैं. अगर यहाँ पर हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं एंटी पैरेलल ना हो करके किसी एंगल पर लगे. सपोज ये फोर्स F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन है और ये भी F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन है. यानी ये दो फोर्सेस हैं acting in such a manner that the angle between the forces is 60 degree. Both are acting horizontally. Horizontal plane में ये दोनों forces act कर रही हैं. अब अगर ये horizontal force में act कर रही हैं इस तरह से कि mass जो object का है वो है 2 kg और हमको determine करना है acceleration of the object. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, first of all to determine F net we have to find the resultant of the vector. आप जानते हैं दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, if two vectors P and Q inclined at an angle alpha, then the resultant is given by P square plus Q square plus 2PQ cos alpha, where alpha is the angle between the two vectors. यहाँ हमारे जो दो वेक्टर्स हैं दोनों का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच है, तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 to cos of angle between the two vector है 60 degree. अब हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2. सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3. तो इस तरह r की वैल्यू आ जाती है √3 न्यूटन. नाउ एक्सेलरेशन नेट फोर्स ओवर मास, ये r हमारा नेट फोर्स हो गया. तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा F net by m that is √3/2 meter per second square. So this is how we determine the acceleration of the object when the two forces are inclined at each other. Let us now discuss about the third law of motion. तो अब बात करते हैं थर्ड लॉ की. Third law states that every action has equal and opposite reaction. Action और reaction दो forces हैं. इसको illustrate करने के लिए suppose two bodies, दो bodies एक दूसरे के ऊपर force लगा रहे हैं. ये body 1 है और ये body 2. So force exerted by body 1 on body 2 is given by F12 vector and that on body 2 on body 1 is given by F21 vector. So according to the statement of third law, F12 vector is equal and opposite to that of F21 vector. तो इसमें से कोई भी एक एक्शन हो सकता है, दूसरा रिएक्शन हो सकता है. कोई एक बॉडी एक्शन या रिएक्शन नहीं लगाती है और हमेशा हमें ये याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लग सकते हैं.
तो यहां से हम कह सकते हैं और F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द नेट फोर्स इज स्टिल 0। तो पूरी बॉडी के सिस्टम पर ये जो नेट फोर्स लग रही है ये 0 है। अदरवाइज कोई कहेगा कि अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दूसरी वाली बॉडी जिस पर फोर्स लग रही है, व्हाई इट डज नॉट एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो रही है एज पर गिवन बाय सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का वेक्टर सम तो 0 है, बट एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, तो हमें ये याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट